वेलकम टू MATV कश्मीर इन फोकस। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस प्रोग्राम में आपको पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान, वादी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिंदुस्तान पाकिस्तान से मुतालिक जानकारियां देते हैं। लेकिन एक ऐसा वाकया हो चुका है 7 अक्टूबर को, जिसके असरात पूरे खित्ते पर पड़ने जा रहे हैं। और वो वाकया जो है, उसका ताल्लुक हमास के इजराइल पर एक अनप्रोवोक्ड हमले से। जैसा कि अब तक आप जानते हैं, इस हमले के जवाब में अब इजराइल में अपोजिशन पार्टियों ने और बाकी पार्टियों ने मिलके जो है वो अब यूनिटी गवर्नमेंट बनाई है और 3 लोगों पर मुश्तमिल वॉर कैबिनेट भी बन गई है, जिसमें जाहिर है प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं। इसके अलावा जो है उनमें डिफेंस मिनिस्टर हैं और एक और साबका जो आर्मी चीफ हैं, उन पर मुश्तमिल ये डिफेंस एक वॉर कैबिनेट बन चुकी है। ग्राउंड ऑफेंसिव की पूरी तैयारी हो रही है और ये ग्राउंड ऑफेंसिव जो है ये अब आने वाले कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। इस वक्त गाजा में बिजली बंद हो चुकी है, उनका जो जनरेटर था उसका डीजल खत्म हो गया है, तो वो बिजली अब नहीं है गाजा। और 6 दिन में ये कहा जा रहा है कि जितनी बमबारी इजराइल ने गाजा पर की है, ये उससे सॉरी 3 दिन में जितनी बमबारी की है इजराइल ने गाजा के ऊपर, ये जो अमेरिका ने इराक पर बमबारी की थी पूरा 1 महीना, उससे 6 गुना ज्यादा है, ये कहा जा रहा है। इस वक्त तक तकरीबन 3000 अमवात हो चुकी हैं दोनों तरफ, और इसके अलावा 5 लोग लेबनान में भी हिजबुल्लाह के मारे गए हैं और सीरिया के भी लोग मारे गए हैं। तो ये जंग जो है फैलती हुई दिख रही है। ये जंग जो है, इसमें चूंकि जो मोसाद है और इजराइल की इंटेलिजेंस है, उसकी एफिशिएंसी पर जो है बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और फिर हॉलोकॉस्ट के बाद पहली दफा जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जूस के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ है, तो लग यही रहा है कि सालस यानी कि नेगोशिएशंस के जरिए मीडिएशन की जितनी भी कोशिशें की जा रही हैं, वो सफल होते हुए नजर नहीं आ रही फिलहाल। आगे क्या होता है हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमास जो है वो 150 जो कैदी हैं अगवा किए उन्होंने, उनको छोड़ने पर वो नहीं राजी। और इजराइल जो है वो 3 लाख की फौज जो है, 3,60,000 की फौज, वो अब गजा के पास जमा कर रहा है। दुनिया भर से लोग जो है उनको वापस बुलाया गया है जो इजरायली हैं, और जहाज जो है भर भर के लोग अपने मुल्क के दिफा के लिए इजराइल पहुंच रहे हैं। इस सूरत हाल में नाजरीन, हमें यह देखना है कि इसके असरात जो है वो कश्मीर पे या कश्मीर का जो इश्यू है इसके ऊपर किस तरह के पड़ने जा रहे हैं। और फिर इजराइल ने जो ये रिटेलिएट किया है, क्या इस तरह की रिटेलिएशन इंडिया को 47, 65, 71 या 99 में जब कारगिल हुआ था तो करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? इस सारे मौजूआत पर बहस करने के लिए मेरे साथ आज आपके जाने पहचाने फॉर्मर चीफ ऑफ टेरिटोरियल आर्मी, 22 साल तक जम्मू कश्मीर में देश की सेवा करने वाले जनाब मेजर जनरल AK सवाद साहब है। सवाद साहब, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग द शो सर। मेहरबानी मिर्जा साहब। जनरल साहब, हालात तो बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तो देखे ना, मिस्र ने भी जो कोशिश की है मीडिएशन की, अब वो ये कहा जा रहा है कि जी वो हमास कह रहा है मिस्र को कि आप जंग बंद करवाएं। और ये जो खबर आई थी कि मिस्र ने 3 दिन या 2 दिन पहले इजराइल को वार्निंग दी थी कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, उसके ऊपर भी इजरायली गवर्नमेंट ने कह दिया कि हमें कोई ऐसा मिस्र ने इतला नहीं दी। तो इसके अलावा हिजबुल्लाह भी एक बड़ी टाइट पोजीशन में आ गया है, क्योंकि अगर हिजबुल्लाह जो है वो अभी खुल खुला के सामने नहीं आता हमास की मदद के लिए, तो उसकी अपने ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि वो जो फलस्तीन फलस्तीन करते हैं, तो वो कहाँ तक बात सच्ची है। तो इसी तरह जॉर्डन में जो हिजबुल्लाह का सेक्शन है, उसको भी कहा जा रहा है कि वो भी हो सकता है एक्टिवेट हो जाए। तो 3 फ्रंट हैं, सीरिया,
और मिस्र और ये जो है लेबनान। लेबनान गाजा का जो है ये फ्रंट है, तो ये कैसे देख रहे हैं आप जंग को? इस वक्त तो जंग की क्या कैफियत है और किस तरफ बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है? हाँ बिल्कुल, देखो मिर्जा साहब, इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल के लिए बहुत बड़ा धक्का था जब 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया, और उसके लिए इजराइल प्रिपेयर नहीं था। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक होगी। और इसके बाद अब हालात ऐसे हैं कि अब इजराइल ने मन बना लिया है कि हमास को पनिश करना है, और वो अब फुल फ्लैज लड़ाई करने के लिए तैयार है। मतलब कि वो फुल फ्लैज ग्राउंड अटैक। अभी जो हालात हैं वो ऐसे हैं कि जब हमास ने हमला किया था तो उसने बहुत ही क्रूरटी से लोगों को मारा, बच्चों को मारा, औरतों को रेप किया, और 150 से ज्यादा बंदी बना के ले गया, जिसके अंदर फॉरनर्स भी हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये होस्टेजेस लेके गया है हमास, जो कि हैं अभी गाजा के पट्टी में। कहाँ छुपाया गया है ये नहीं पता। ये एक दुखती नब्ज है इजराइल की। तो अब सच्चाई यह है कि इजराइल इसको मानने वाला नहीं, हमास को जब तक खत्म नहीं हो जाए। और हमास को खत्म करने के लिए उसे अभी ग्राउंड अटैक करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। और वो ग्राउंड अटैक की पूरी तैयारी कर चुका है, जिसके अंदर उसके टैंक भी हैं, 72 गाड़ियां भी हैं, उसके मिसाइल, उसके रॉकेट सब तैयार है। मगर यह भी सच्चाई है कि उसके 150 से ज्यादा कैदी अभी हमास के पास हैं। हमास बार बार ये कह रहा है कि हम उन जो होस्टेजेस हैं उनको वन बाय वन मारना स्टार्ट कर देंगे अगर इजराइल हमला करता है या इजराइल फायर करता है। अब ये समय बताएगा कि अब क्या कार्रवाई होगी। क्या इजराइल कुछ बातचीत करने को तैयार है, या इजराइल वो टाइम बाय कर रहा है और उसके बाद कोई ऐसा ऑपरेशन करे कि वो अपने होस्टेज को छुड़ाने की कोशिश करे। ये भी कुछ नहीं कर सकते। मगर ये सच्चाई है कि अब हालात ऐसे हैं कि एक तरफ तो इजराइल अब ग्राउंड अटैक करेगा, क्योंकि तभी हमास का बिल्कुल खात्मा हो सकता है। आज की तारीख में उसने चारों तरफ से गाजा पट्टी को घेर लिया है, और उसके अंदर फूड, जो फ्यूल और पानी और बिजली की जो एक प्रकार सप्लाई, उसको कट कर दिया है। और उसका जो डीजल है वो भी खत्म हो गया, जनरेटर बंद हो गए हैं। तो अब मुझे लगता है ग्राउंड अटैक की तैयारी हो रही है इजराइल की तरफ से, और वो ग्राउंड अटैक अगले 24 से 48 घंटे में स्टार्ट हो जाएगा। अब उन होस्टेजेस का क्या होगा ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। इस लड़ाई के अंदर हो कौन कौन सकते हैं? देखो सच्चाई है, हमास के साथ हिजबुल्लाह के आने के पूरे चांसेस, जैसे आपने एनालिसिस किया। हिजबुल्लाह बार बार हमास के बारे में बात करता रहा है पैलेस्टाइन के में। तो लेबनान में है, नॉर्थ है इजराइल के, वहां से वो रॉकेट से फायर करेगा, मिसाइलें से फायर करेगा। और ये लगता है कि वो दूसरी जो कंट्रीज आ सकती हैं वो कतार है, सीरिया है और ईरान है। अब ईरान का एक बहुत बड़ा महत्व है कि जिस प्रकार से हमास और हिजबुल्लाह को तैयार किया गया है, वो ईरान का सिग्नेचर तो है, क्योंकि इतने ज्यादा हथियार, कामिकाजी जी जी। ड्रोन, उसके बाद रॉकेट मिसाइल, अकेले तो हमास के पास या हिजबुल्लाह के पास नहीं हो सकता। मगर अभी तक ईरान इसके लिए मना कर रहा है। तो मगर ये सच्चाई है, जैसे जैसे ये लड़ाई बढ़ेगी, मुझे लगता है ये लड़ाई बढ़ेगी तो उसमें कोलैटरल डैमेज बहुत होगा। सिविलियन की जो एक प्रकार से मार होगी वो ज्यादा होगी। जितनी देर ये बढ़ेगा, मुझे लगता है उससे सिंपैथी हो सकती है कहीं ना कहीं पैलेस्टाइन की तरफ, क्योंकि वहां के भी निहत्थे लोग मारे जाएंगे। तो ये सच्चाई है कि अब जिस प्रकार से ये गाजा पट्टी है, जिसकी लेंथ 45 किलोमीटर है और उसकी ब्रेड 4 से 6 किलोमीटर है, 22 लाख लोग रहते हैं, हाईएस्ट डेंसिटी है वर्ल्ड का। तो वहां पर मुझे लगता है काफी हद तक कोलेटरल डैमेज होगी। और हमास ने बड़े चतुराई से टनल डिफेंसेस बनाई हुई हैं, जो कि लड़ाई बहुत मुश्किल होगी इवन इजराइल ट्रुप्स के लिए। बिल्टअप एरिया और टनल, और उन टनल के ऊपर ही सिविलियन की बस्ती भी है। तो जब उस पे हमास पे हमला होगा तो वाकई कोलेटरल डैमेज में बहुत नुकसान होगा। और ये जो टनल्स हैं ये लबनान तक जाती हैं और दूसरे देशों में भी जाती हैं, ये भी समझना चाहिए। इसका मतलब ये जो हमास के लड़ाकू हैं ये भी निकल सकते हैं वहां से, जो कि स्पेशली इनकी जो हाईएस्ट मिलिट्री कमांड है
और दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जो हमास है उसके अंदर सुसाइडल स्क्वाड बहुत है, तो वो भी करेंगे। तो ये सच्चाई है कि इजराइल के पास कोई चॉइस नहीं, अगले 24 से 48 घंटे में वो लैंड से अटैक करेगा। और उसके बाद क्या होगा, इस सिचुएशन में आएगी, होस्टेज का क्या होगा, ये भी एक नाजुक क्वेश्चन है। और इतने में अमेरिका उसने अपने जो शिप्स हैं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप है, एक लगा दिया नजदीक इजराइल के समुद्र के पास, ये दर्शाने के लिए कि डेटरेंस, अगर कोई और देश इसके अंदर शामिल हुआ तो अमेरिका इस पे कूद सकता है, एक प्रकार का डेटरेंस, स्पेशली ईरान के लिए, या बाकी कोई देश या सीरिया या कतार आने की कोशिश करें। अब ये सच्चाई है कि अब ये लड़ाई जो है बहुत ज्यादा जबरदस्त होगी, क्योंकि बिल्टअप एरिया में लड़ाई बहुत मुश्किल होती है। मगर मुझे लगता नहीं कि इसके अलावा कोई चारा है। इजराइल ने अपना मन बना लिया, जब तक हमास को कंप्लीटली खत्म नहीं करेगा वो अभी चैन से नहीं बैठेगा। मिर्जा साहब, ये इजराइल जो है, जब भी इजराइल के ऊपर कोई दहशतगर्दी का हमला हुआ है, छोटा हो या बड़ा हो, इजराइल ने मेक श्योर किया है कि उसका जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। आपको याद है इजरायली खिलाड़ियों को मारा था, तो 25 साल तक 1970 उनका पीछा किया इजराइल ने, और उनको बिल्कुल उन्होंने हंट डाउन किया। पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर पर हमला किया। 1965 में घुसपैठिए बड़ी तादाद में भेजे, जिसका नतीजा जंग हुआ। इसी तरह 71 में जंग हुई, 99 में फिर इन्होंने घुसपैठ की कारगिल के जरिए, और उसमें कितने हमारे जो इंडियन फौजी हैं मारे गए। तो क्या ऐसा इंडिया जो है वो इजराइल की तरह रिटेलिएट क्यों नहीं करता? पीओजे के भरा हुआ है इस वक्त दहशतगर्दों से, और आज भी मेरी जो इतला है वो ये है कि वो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। और मेरा ख्याल अपना ये है कि ये ग्राउंड ऑफेंसिव जैसे शुरू होता है अगर इजराइल का, तो उसके आगे पीछे जो है कुछ ये कोशिश कर रहे हैं, इस तरह का कुछ है। तो भारत क्यों हिचकिचाता है इस तरह का ग्राउंड ऑफेंसिव करने में? देखो, सच्चाई यह है कि मिर्जा साहब, ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि कहीं कमजोरी है। भारत ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अगर आप देखें 1947 में भी, जब क्योंकि भारत जब 22 अक्टूबर को हमला किया, तब तक जम्मू और कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट थी, और 26 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिलैक्सेशन साइन किया महाराजा हरि सिंह ने, और 27 अक्टूबर को भारत की जो पहली बटालियन 16 थी वो लैंड कर गई थी श्रीनगर में। हाँ, ये सच्चाई है, जब भारत वापस पूरा इलाका ले सकता था, स्पेशली जो पीओजे का मीरपुर और मुजफ्फराबाद, कोटली, और तो रुके क्यों? ये सच्चाई यूनाइटेड नेशन में नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है वो बहुत बड़ी गलती थी। और 1965 में उन्होंने जिस प्रकार से हमला किया था जम्मू कश्मीर में, ऑपरेशन गिरफ्तार से, उन्होंने सोचा था शायद वहां पर लोग उनके साथ होंगे, बल्कि सभी ने उनको पकड़ के, उनके पैराट्रूपर्स को पकड़ के भारत की फौज को दे दिया था। और 1965 में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। और 1971 को कौन भूल सकता है, जब पाकिस्तान के दो हिस्से हुए और बांग्लादेश एक नया देश पैदा हुआ जो आज बहुत अच्छा कर रहा है। और इसी प्रकार 99 के अंदर घुसपैठिया तो आगे थे, ये सच्चाई कहीं ना कहीं खामी रह गई थी। मगर उसके बाद जब एक प्रकार उनके ऊपर ऑपरेशन लॉन्च किया गया तो बहुत नुकसान हुआ पाकिस्तान को, और अपने लोगों को छोड़ के पाकिस्तान भाग गया, और उसने उन अपने फौजियों को भी वापस नहीं दिया। ये आपकी बात आगे आती है कि क्या वो आतंकवाद का इस्तेमाल कर सकता है कुछ ऐसा करने को। हाँ देखो, अपने दुश्मन को हल्के मत लो। 10,000 के करीब लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी अभी भी ट्रेनिंग एरिया में बैठे हैं, और वो लैस हैं उन वेपन से जो कि अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ जाता। तो अब जब पाकिस्तान गुड और बैड टेररिस्ट की बात करता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो बैड है क्योंकि वो उनके अगेंस्ट है, लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद बहुत अच्छे हैं, क्या वो इनका इस्तेमाल करके कोई भारत की तरफ भेजने की कोशिश करता है, जो आपका मुझे लगता क्वेश्चन है। पर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि भारत चौकन्ना है, भारत तैयार है, भारत लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो मैन करता है, इसी प्रकार बॉर्डर भी। तो भारत के पास 12 लाख की फौज है, और भारत बिल्कुल तैयार है अगर कुछ ऐसा एडवेंचर या मिस एडवेंचर पाकिस्तान करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े जो पहले आने वाले समय में होने वो अब हो जाएंगे,
और पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान जो कि टाइम लग सकता होने में, वो अभी आ जाएगा। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोशिश कर ठीक है। सकता है, मगर यस, आपके पॉइंट में ये बहुत दम है कि कभी इजराइल ने सपने में नहीं सोचा था कि इस प्रकार से कुछ कर सकता है हमास, और आज उसको इसी का भुगतना पड़ रहा है। तो कभी अपने दुश्मन को हल्के में नहीं लो। मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो कोशिश करता रहा है और हमने उसकी कोशिश को नकारा किया है, और अब वो कोशिश करेगा तो हम घुस के मारेंगे जैसे पहले मारा है। मगर ठीक ये है। सच्चाई है, आपके पॉइंट में दम है कि चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम इंतजार करते हैं फिर कि वो कुछ करे तो फिर हम उसको घुस के मारें। ये आज का जो फाइनेंशियल टाइम्स है, इसके अंदर मुख्तलिफ बातें लिखी हुई हैं, मैंने उनको अंडरलाइन किया है। एक तो इसके अंदर ये लिखा है कि ईरान बैक हिजबुल्ला माइट फुली कमिट टू कॉन्फ्लिक्ट ट्रिगरिंग अ ब्रॉडर रीजनल कॉन्फ्लिग्रेशन। फिर उन्होंने ये भी लिखा है कि हिजबुल्ला की मजबूरी बन जाएगी अगर ये जंग होती है लंबी, तो हिजबुल्ला विल फील कंपेल्ड टू जॉइन if only to save face and try to preserve political gains made by the offensive। यानी कि हिजबुल्ला की भी अपना फेस बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए उसको इस जंग में कूदना पड़ेगा अगर ये जंग थोड़ा आगे चलती है। हिजबुल्ला के बारे में फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि हिजबुल्ला इज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट हेवीली आर्म्ड नॉन स्टेट एक्टर। ठीक है जी। फिर उन्होंने ये लिखा है कि ये बैटल हार्डेंड है क्योंकि ये सीरिया की सिविल वॉर में इन्वॉल्व थे। फिर फाइनेंशियल टाइम्स ने जो है लिखा है कि इनके पास जो है वो इजराइल के अंदर तक मार करने वाले मिसाइल हैं और प्रिसीजन मिसाइल्स भी हैं, और रॉकेट्स जो है वो डीपर इनटू द इजरायलियन टेरिटरी जा सकते हैं, ये दावा किया इन्होंने। अच्छा, इसमें एक और बात उन्होंने ये बड़ी दिलचस्प की है कि हमास और हिजबुल्ला जो है, ये जब सीरिया में जंग थी तो एक दूसरे के मुखालिफ लड़े थे, एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, हमास और हिजबुल्ला लेबनान वाली, लेकिन अब ये इकट्ठे है। इसी तरह से ये भी लिखा है कि अगर Hezbollah's participation could also trigger retaliation in Syria, Iraq, and even Iran itself. It could risk dragging the United States, which has hundreds of troops stationed in Syria and Iraq, both countries home to Iran-backed Shia militias. तो हर एंगल से अगर आप देखें तो हर एंगल से यही दिख रहा है कि ये अगर कंट्रोल नहीं होता मामला, तो ये रीजनल वॉर, और फिर रीजनल वॉर जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर, और रीजनल वॉर में क्या फर्क रह जाएगा, वो थर्ड वर्ल्ड वॉर ही है। फिर इसमें लिखा है, जी जी बोले आप, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, मैं यही है मेरे